बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। एहतियाजी तहरीक का ट्रेलर चल गया। मुस्लिम लीग नून नैब दफ्तर के सामने सियासी शो करने में कामयाब हो गई। मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर पुलिस और कारकुनों में टकराव हो गया। लाते, घूसे, मुक्के, पथराव और आंसू गैस की शेलिंग से माहौल मैदान जंग में तब्दील हो गया। नून लीग के दर्जनों कारकुनान हंगामा आराई में जख्मी हो गए। मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी तादाद 100 से ज्यादा बताई जाती है। इससे कबल पुलिस ने कल रात को छापे मारकर नून लीग के कई सरकर्दा अफराद को उनके घरों से हिरासत में ले लिया था। बहुत से थानों को ये हदायत दी गई थी कि नून लीग के सरगर्म कारकुनों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया जाए, ताकि वह सुबह मरियम नवाज की पेशी के मौके पर पहुंच न सके। नैब मरियम नवाज को बुलाकर कुछ हासिल कर सकी या नहीं कर सकी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के मुर्दा सियासी घोड़े में लगता यूं है दोबारा से जान पड़ गई है। मरियम नवाज शरीफ की नैब के सामने पेशी के मौके पर कारकुनों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। लीगी क़यादत ने नैब ऑफिस पहुंचने की कॉल दे रखी थी। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद मरियम नवाज का नैब ऑफिस के सामने इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी। पुलिस और इंतजामिया पहले ही से तैयार थी और लगता यूं है कि दोनों तरफ से इस बात की तैयारी थी कि किसी तरफ से अगर पहल हुई तो उसका जवाब दिया जाएगा। पुलिस ये कहती है लीगी कारकुनों ने पथराव किया, जबकि मरियम नवाज ये फरमाती हैं उन्हें मारने के लिए नैब ने उन्हें घर से बुलाया, उन पर जानलेवा हमला किया। मरियम नवाज ने गाड़ी के अंदर से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसके बाद कारकुनों में मजीद इश्तियाल बढ़ गया, क्योंकि मरियम नवाज की बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा टूट गया था। ये देखिए, मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है नैब के ऑफिस के आगे से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए। ये देखिए, ये शीशा टूटा है मेरी गाड़ी का। ये देखिए भाई, अगर आप इतना डरते हैं मुस्लिम लीग नून से, आप इतना डरते हैं नवाज शरीफ से, आप इतना डरते हैं मरियम नवाज से, तो फिर आप मरियम नवाज को बुलाते क्यों हैं? जब इतना खौफ है तो बुलाते क्यों हो? और अगर बुलाते हो तो हौसला रखो, जिगर रखो। अब सवाल ये कि एक पत्थर लगने से या ईंट लगने से क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा टूट सकता है? और क्या बुलेट प्रूफ गाड़ियां अब महफूज नहीं रही? इस बात पर तो बुलेट प्रूफ गाड़ी के मालकान पर या कंपनी पर मुकदमा दायर करना चाहिए, लेकिन मौके पर मौजूद कारकुनान इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा पत्थर लगने से नहीं टूटा। गाड़ी बुलेट प्रूफ है तो फिर शीशा कैसे टूट गया? क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा पत्थर या ईंट लगने से टूट सकता है? बज़ाहिर गाड़ी पर पत्थरों की बारिश हो रही थी, लेकिन शीशा टूटने की वजह कोई और भी हो सकती है। कोई भी पत्थर बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ सकता। जब भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाती है या प्रूव की जाती है तो उन गाड़ियों के ऊपर बुलेट मार मार कर यह चेक की जाती है कि बुलेट गाड़ी के किसी हिस्से से अंदर दाखिल हो सकती है या नहीं। उनमें शीशे भी शामिल होते हैं, तो कोई चीज भी उस शीशे को नहीं तोड़ सकती। ताकतवर गोली भी उस शीशे पर असरअंदाज नहीं हो सकती। हाँ, उस पर दरार जरूर डाल सकती है। तो इस बात को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि गाड़ी पर कोई फायरिंग की गई हो। यह मुमकिन है कि गोली चलाई गई हो, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। हो सकता है हंगामा आराई में किसी ने ये आवाज न सुनी हो। इस बात का कोई सबूत नहीं कि मरियम नवाज पर फायरिंग की गई, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे का टूटना बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा पत्थर या ईंट लगने से नहीं टूटता। इस हमले के बाद मरियम नवाज से उनके वालिद मियां नवाज शरीफ ने फोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को भी हिदायत जारी की कि वो जख्मी कारकुनान का ख्याल करें। खुद मरियम नवाज ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि उनकी गाड़ी का शीशा पत्थर के सिवा किसी और चीज से टूटा है, लेकिन शीशा टूटने के बाद यानी शीशे पर दरार आने के बाद उनको जल्दी से उनकी गाड़ी को निकाल लिया गया। इस सारी हंगामा आराई के बाद नैब के दफातर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। नैब हुकाम कमरा बंद होकर बैठ गए, और मरियम नवाज जो कि नैब के सामने पेश होने गई थी वो नैब के दफ्तर के अंदर ना जा सकी। दूसरी तरफ बाज़ राय ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुनान अपनी गाड़ियों में पत्थर भरकर लाए थे
जिसे उन्होंने पुलिस के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। ये पत्थर डबल कैबिन गाड़ी के पिछले हिस्से में शॉपर्स में मौजूद थे। पुलिस ने मरियम नवाज और उनकी पार्टी वर्कर्स को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसाए, जिससे उस्मा बुखारी समेत कई खवातीन कारकुनान का सांस उखड़ गया। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आती रही और उनकी आंखें जलन का शिकार हो गई। पुलिस के साथ तसादम और हंगामा रही के बाद नैब ने मरियम नवाज की पेशी मनसूख कर दी। उन्हें वापस जाने का पैगाम दिया गया। मरियम नवाज जैसे ही वापस लौटी, पुलिस और कारकुनान में एक बार फिर पथराव का तबादला शुरू हो गया। हंगामा राय शुरू होगी। इतला मिलने पर मरियम नवाज वापस लौटी और नैब के हुकाम को चैलेंज किया कि जब तक नैब के हुकाम उनका बयान नहीं लेंगे वो वापस नहीं जाएंगी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, नैब की जानिब से मैं यहाँ खड़ी हूँ। इसके बाद नैब की जानिब से एक एलामिया पढ़कर सुनाया गया, जिसके मुताबिक मरियम नवाज से कहा गया कि उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा। इस वक्त हालात ऐसे नहीं कि उनसे कोई बयान लिया जाए। जैसे मरियम नवाज वापस लौटी तो पुलिस फिर से हरकत में आ गई। पीछे रहने वाले कारकुनों को उठा कर गाड़ियों में डाला गया। तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक मरियम नवाज और उनके सियासी वर्कर्स पर लाठी चार्ज किया गया। मरियम नवाज पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक कारकुनों के पथराव से मुतअद्दिद जवान जख्मी हुए, जिसका मुकदमा लीगी कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। इनके खिलाफ सरकारी इमलाक को तोड़ने और तशद्दुद करने की दफात भी लगाई जाएंगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पुलिस और लीगी कारकुनों में आंख मचौली और तसादम ने मुस्लिम लीग का सियासी शो किसी हद तक कामयाब कर दिया। मरियम नवाज की नैब पेशी और इनके पार्टी वर्कर पर पुलिस तशद्दुद को इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया। लीगी क़यादत एक तवील अरसे के बाद नैब के सामने पेशी को एक सियासी इवेंट में तब्दील करने में कामयाब हो गई। पुलिस और इंतजामिया ने अपने अनाड़ीपन से मुस्लिम लीग नून को सियासी पॉइंट स्कोरिंग का एक मौका दे दिया। किसी भी लीडर की अदालतों में पेशी के मौके पर कारकुनों का जमा होना, उनका इस्तकबाल के लिए आना, नारेबाजी करना आम मामूली सी बात है। इमलाक को तोड़ फोड़ करना गैर कानूनी हो सकता है, मगर ये कोई नई बात नहीं। कारकुनान मुश्तिल होते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हैं। सियासी जमातों के फॉलोअर्स, वोटर्स अपने लीडरान के हवाले से इसी किस्म के जज्बात का इजहार करते हैं। पुलिस और इंतजामिया का काम ही इस किस्म के हालात को दानिशमंदी और बगैर किसी नुकसान के सरअंजाम देना होता है। पुलिस का काम शहरियों पर हमला करना या जवाबी हमला करना हरगिज़ नहीं होता। अपने मुल्क के शहरी अगर नाराज हो जाएं, इश्तियाल में आए, तो उनसे निपटने के लिए जवाबी पथराव नहीं किया जाता, बल्कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे हजूम का इश्तियाल कम किया जाए और उन्हें पुरअमन तरीके से डिस्पर्स किया जाए। लाठीचार्ज और पथराव से तो ये तासर मिलता है कि आप अवाम से नहीं बल्कि दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतों या दहशत गर्दों से निपटने के लिए फौज और दीगर इदारे मौजूद हैं। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों को इस काम के लिए बुलाया जाता है। अगर पुलिस और अवाम भी आपस में लड़ पड़े तो हालात किस तरफ जाते हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो लगता यूँ है कि दानिस्ता तौर पर हालात को ख़राब करने की कोशिश की गई है, जिसका सियासी तौर पर तो फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को पहुँचेगा, लेकिन इसका नुकसान हुकूमत को पहुँचेगा। अगर मुस्लिम लीग नून के वो कारकुनान जो एक अरसे से नाराज़ हैं और घरों में दुख के बैठे थे, मरियम नवाज को बुलाने पर या नैब के सामने तलबी पर वो अगर घरों से बाहर निकल आए हैं तो मामला किस तरफ जाएंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इसके बाद मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, उन पर ईंट और पत्थरों से हमले किए गए। अगर उनकी गाड़ी में बुलेट प्रूफ ना होती और गाड़ी का शीशा टूट ही जाता तो फिर वो पत्थर उनके सर पर लग सकते थे, चेहरे पर लग सकते थे, वो जख्मी हो सकती थी और इससे भी ज़्यादा मामला ख़तरनाक हो सकता था। कि जब मेरी गाड़ी नैब के नज़दीक पहुंची तो मुझे नहीं पता था कि उस साइड पे अवाम का एक समंदर है। मैं नहीं जानती थी क्योंकि मुझे गाड़ी में से नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक
आंसू गैस और वो शेलिंग शुरू हो गई और उससे मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द जो लोग थे वो ज़रा दूर दूर हट गए। मेरी गाड़ी बिल्कुल अकेली खड़ी थी, तन्हा खड़ी थी। इसी असना में सामने से नैब के दफ्तर के सामने से, बिल्कुल सामने से, जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे उसके पीछे से, सामने से नहीं उसके पीछे से, बैरिकेड्स के पीछे से मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। उसके अंदर बहुत बड़ा एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रैक आ गया है। और इसके अलावा भी उसकी छत पे पता नहीं कहाँ कहाँ से वो पत्थर आए। मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स फिर भी बिल्कुल, उनके पास कोई शील्ड नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, वो मेरी गाड़ी के आगे खड़े रहे। तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। मरियम नवाज को नैब ने 180 एकड़ अराजी के सिलसिले में तफ्तीश के लिए तलब किया था। उनसे उनकी अराजी की डिटेल्स और ख़रीदो फरोख्त के हवाले से दस्तावेज़ात मांगी गई थी, लेकिन ये पेशी आज उनकी एक सियासी शो में बदल गई। इस पर हुकूमती अरकान ने भी जो इल्ज़ामात मरियम नवाज ने लगाए उनका जवाब कुछ इस तरह दिया। देने के लिए आपको बुलाया गया था। आज के वाक़े की मैं मुख्तसरन आपको ये बता दूँ कि नैब की तरफ से भी हमें इस्तग़ासा मौसूल हो चुका है। उन्होंने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया है। कुछ लोगों के मतलब ये कहा गया है कि वो नामालूम हैं, लेकिन वो नामालूम जो हैं उनको CCTV कैमरास के ज़रिए आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होंगे नैब के इस्तग़ासे के बाद, पुलिस का अपना जो है, जो पुलिस के इमला को नुकसान पहुँचाया गया, हमारे पुलिस वाले जो ज़ख्मी हुए 4 लोग इस वक्त भी जिना हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कुछ फौरी तौर पर जो फर्स्ट एड वहाँ से लेने के बाद उनको फारिग किया गया है, लेकिन जो एडमिट हैं उनको ज़ख्मी करने की भी मुकदमे जो हैं उसका इंदराज किया जाएगा। नून लीग की और आले शरीफ की और अपने वालिद मोहतरम की आला और अरफा रवायात, कानून नाफिज करने वाले अदारों पे हमला, अदालती अदारों पे हमला, रियासती अदारों पे हमला, ये इनकी आला और अरफा रवायात थी जो 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले की सूरत में इनके सीने पे और इनके माथे पे कलंक का टिक्का के तौर पे सजी। आज इन्होंने वो कलंक का टिक्का दोबारा अपने सीने पे सजाया, अपने माथे पे सजाया। और 20 साल की, जैसे राजा बशारत साहब आपके सामने रख रहे थे कि नैब को क़याम हुए 20 साल हो चुके हैं, पहली दफ़ा किसी ने नैब के दफ्तर पे, अदारे पे हमला किया। और JUFA के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने भी मरियम नवाज को टेलीफोन किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया से बात की और इस वाक़े के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। पत्थर उठाकर मेरी गाड़ी को मारा है और उसका फ्रंट का शीशा वो भी टूट गया है। अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी न होती तो खुदा जाने उस वक्त फिर मेरी क्या हालत होती। बहरहाल सियासत में हम इन रवैयों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और नेब की भी मज़म्मत करते हैं, जो अब वो बहाने बना रही है कि हमने तो उनको तन्हा बुलाया था और हमने तो उनकी पेशी कैंसिल कर दी थी। तो ये बातें पहले भी जब कोई पेश होता है तो उनके साथ वर्कर जाते हैं, लेकिन इहाते में तो हर एक तन्हा होता है, नेब के दफ्तर में तो हर एक तन्हा होता है। इस किस्म की जो एक बाद वक्त उनका उज़्र है, ये उज़्र लंग है, बदतरस गुनाह है और इस किस्म के उज़्र को कबूल नहीं किया जा सकता। तो हम बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनके साथ यकजहती का भी इजहार करते हैं और उनके साथ होने वाले इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और हम यही कहते हैं कि ये नेब ये इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है, ये एहतसाब के लिए बनाया गया इदारा नहीं है। हुकूमत इस इदारे के ज़रिए से अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भड़क मारी और सऊदी अरब ने पहले उधार वापस ले लिया और अब तेल बंद कर दिया। यानी एक ज़माने में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शाह सुलेमान जब पाकिस्तान आए थे तो उनकी गाड़ी ड्राइव की
और ये कहा गया कि शाह सुलेमान पाकिस्तान में इतने मकबूल हैं कि पाकिस्तान से इलेक्शन लड़े तो मुंतखब हो सकते हैं। तो अब हाल ये है कि सऊदी अरब ने पहले हमें उधार दिया, $3 अरब हमें दिया बैंक में रखने के लिए ताकि हमारे जो फॉरेन रिजर्व है वो अप हो जाए, और वो उधार 1 साल में ही वापस ले लिया। तो $1 अरब हमने वापस कर लिया, दूसरे $1 की वापसी का बंदोबस्त किया जा रहा है। तो ज़रा ये भी कहते हैं कि अब ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में खासी कशीदगी आई है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की कुर्बानी मांगी जा रही है। तो देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की कुर्बानी होती है और माफ़ी मिलती है। तो हाँ साहब वैसे तो बहुत गैरतमंद हैं, तो अपने वज़ीर ख़ारजा की कुर्बानी नहीं देंगे, डट जाएंगे, आ जाके बैरूनी कर्जा ही हमारी मजबूरी है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुराद सईद वाले $200 अरब में से सऊदीया के हिस्से के उनको वापस कर देंगे। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी कि सऊदी अरब ने इसलिए $1 अरब वापस मांगा है कि सऊदी अरब के हालात ख़राब हैं। तो जिनके पास $472 अरब के फॉरेन रिजर्व है, $200 अरब से ज़ायद की एक्सपोर्ट है, और जिनकी सालाना फ़ी का आमदनी $22,000 है, तो उन्हें बकौल शाह महमूद कुरैशी के $1 अरब की ज़रूरत क्यों कर पेश आई है। तो ज़रा ये कहते हैं कि सऊदी अरब ने अब दूसरा बिलियन भी वापस मांग लिया है। पहला बिलियन जो था वो चीन से लेके हमने दे दिया, तो दूसरा बिलियन कौन देगा। और सवाल ये भी उठता है कि $3 अरब तो हमें बैंक में रखने के लिए दिए गए थे, तो हमने वो कहाँ खर्च कर दिए कि हमें चीन से लेकर देना पड़ा, किसने हाथ की सफाई दिखाई है। तो सऊदी अरब ने यह भी वादा किया था कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे, जिस पर कई दिन तक हम नाचते रहे, भंगड़े डालते रहे। अब उसका क्या बनेगा। तो लगता यूँ है कि अब ये हुकूमत की जितनी नाअहली नालायकी है, अब उसे फिर कंपनसेट करने के लिए दोबारा फ़ौज को आगे आना पड़ेगा। पहले भी फ़ौज के ज़रिए सऊदी अरब और UAE से हमें अच्छी खासी इमदाद मिली थी, क्योंकि सऊदी अरब ने अब पाकिस्तान के लिए उधार तेल की सहूलत खत्म कर दी है। तो उसकी वजह से अब जाहिर है पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व पर शदीद दबाव आएगा। अब आप तेल खरीदेंगे तो आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगी। पहले तो आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ा था। $3 अरब सऊदी अरब से लिए, कुछ UAE से लिया, कुछ कहीं और से लिया, तो कह दिया जी ज़र मुबालक के ज़खायर बहुत ऊपर आ गए। फिर तेल आ रहा था, उसके हम पैसे नहीं दे रहे थे। तो 2018 में हमने सऊदी अरब से $6.2 बिलियन का कर्ज लिया था। इसमें $3 अरब नकद थे और $3.2 बिलियन यानी $3.2 अरब मालियत का तेल था, जो हमें 18 माह के लिए उधार देने की सहूलत थी। तो गुज़श्ता माह ये सहूलत ख़त्म हो गई है और इसको एक्सटेंड नहीं किया गया, और ये शाह महमूद कुरैशी के बयान देने से पहले की बात है। तो इसका मतलब ये है कि मामला शाह महमूद कुरैशी के बयानात का नहीं है, मामला कुछ और है। हालांकि वज़ीर ख़ारजा ने 5 अगस्त को एक टेलीविज़न प्रोग्राम में ये कहा था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और OIC के बगैर ही मुस्लिम ममालिक के साथ बराह रास्त बातचीत करने का फ़ैसला किया है। तो शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा था कि सऊदी अरब का कश्मीर के मामले पर किरदार का मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सकता। लेकिन ये बात 5 अगस्त की है और तेल बंद हो चुका है पिछले महीने का, और अब उधार वापस होना शुरू हो गया है। तो मेरा जो उसमें वक़्फ़ है वो वही CPEC वाला है कि मामला CPEC का है। जैसे ही पाकिस्तान ने CPEC को दोबारा हाथ डाला है तो पाकिस्तान सऊदी अरब भी नाराज़ है, और मुत्तहिदा अरब अमारात उससे तो नाराज़ होना ही है क्योंकि उनका स्टेक ज़्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान को $2 अरब का कर्जा दिया हुआ है। तो माजी में भी UAE हमेशा सऊदी अरब को फॉलो करता रहा है और दोनों मिलकर चलते रहे हैं। इसीलिए समझा जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात भी आइंदा अगले चंद रोज़ में अपने कर्जे की वापसी का तकाजा कर सकता है। तो पाकिस्तान ने तेल उधार लेने की सहूलत से मुतल्लिक़ वज़ाहती बयान भी जारी किया है, यानी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें $3 अरब 20 करोड़ का तेल उधार मिलने की सहूलत 1 साल के लिए थी, जिसकी तजदीद हो सकती थी। लेकिन 9 जुलाई को ये सहूलत ख़त्म हो गई है। तो इस माहदे में तौसीक़ की दरख्वास्त सऊदी अरब के साथ ज़ेरे गौर है। तो अब पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब का पैकेज था क्या। अक्टूबर 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $12 अरब का इमदादी पैकेज देने का फैसला किया गया था। ये इलेक्शन के बाद की बात है, और खान साहब गए थे सऊदी अरब, तो $12 अरब सऊदी अरब ने कहा हम आपको दे रहे हैं। तो नई हुकूमत आई थी, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर, सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जदान,
उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, एक मुफाहमत की याददाश्त के मुताबिक दस्तखत हुए। उसके बाद पाकिस्तान के अकाउंट में 3 अरब डॉलर एक साल के लिए डाले गए, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए थोड़ी सी सहूलत मिल जाए। मुआहदे में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया था कि ताख़ीर से अदायगी की बुनियाद पर सऊदी अरब पाकिस्तान को सालाना 3 अरब डॉलर मालियत का तेल देगा, यानी तेल मिल जाएगा और अदायगियाँ जो है हम बाद में करेंगे, और ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहेगा। उसके बाद हम इसको दोबारा रिविजिट करेंगे, दोबारा एग्रीमेंट करेंगे। तो इमदादी पैकेज के तहत सऊदी हुकूमत ने 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में रखवाए। 1 अरब डॉलर की पहली किस्त 19 नवंबर 2018 को आई, दूसरी किस्त 14 दिसंबर 2018 को आई और तीसरी किस्त 25 जनवरी 2019 को मौसूल हुई। और ये पैसे पाकिस्तान के खजाने में अमानत रखे हुए थे। अब अमानत हमने खर्च कर ली तो उन्होंने पैसे वापस मांग लिए। तो अगर अमानत थी तो पैसे हमें अपने पास से देना चाहिए थी, लेकिन हमें चाइना से लेने पड़े। तो इसका मतलब ये कि खजाने में वो वाले पैसे मौजूद नहीं थे। तो अब मामला ये कि सऊदियों को तो अंदाज़ा हो गया है कि पता नहीं किस रेट पे हमने चाइना से पैसे लिए होंगे, क्योंकि चाइना से भी पैसे लेने का मतलब ये है कि उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कल तक तो हम सऊदी अरब और ईरान में सुलह करा रहे थे, आज सऊदी अरब हमसे दिया हुआ कर्जा भी वापस ले रहा है, उधार तेल भी ले रहा है, और पता नहीं अब हम कहाँ खड़े हैं। अभी तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट और उनके खैर ख्वाह जितने लोग हैं वो सऊदी अरब से जो ताल्लुकात ख़राब हुए उनके फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं कि चले हम सऊदी अरब के नरगे से निकल गए। तो सऊदी अरब से तो हमारी जो स्टेक्स है या दोस्ती है वो बहुत पुरानी है और रहनी है, इसमें कोई शक की वजह नहीं। एक तो हमारा रिश्ता दीन का रिश्ता है और दूसरा और भी भाईचारे के बहुत से रिश्ते हैं और सऊदी अरब ने हमेशा मदद की है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों के साथ जो सियासी मफादात है वो आपस में टकरा जाते हैं। कभी सऊदी अरब का नवाज शरीफ से झगड़ा हो जाता है, कभी इमरान खान साहब या शाहबाज कुरैशी को ऐसी बात कर देते हैं, झगड़ा होता है। लेकिन जो असल मसला है मेरे नज़दीक वो अब भी सी पैक है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर डिसीजन ले लिया, अच्छी बात है कि हमने अगर सी पैक को प्रायोरिटी दे दी है और सऊदी अरब का कर्जा वापस कर रहे हैं या तेल वाली जो मुश्किल है वो हमें पेश आएगी। लेकिन सुना है कि हमारे फॉरेन रिजर्व बहुत बढ़ गए। कल मुलाकात की आर्मी चीफ ने सऊदी सफ़ीर से और यकीनी तौर पर ये मुलाकात अच्छी होगी। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी हैं। तो आर्मी चीफ पहले भी ख़ास जब गए थे तो दुनिया से इतनी हमें मदद नहीं मिली थी। उसके बाद फिर आर्मी चीफ गए, बहुत से ममालिक में उनकी बात भी हुई। तो ये कहा जाता है, ये तासुर है इसकी कि फ़ौज की वजह से हमें बहुत से मुल्कों से जो है वो मदद मिली। पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरब के लिए भी कुछ सर्विसेज दे रही है, तो इस वजह से हमेशा फ़ौज की सुनी जाती है। अब एक तरफ हम सऊदी अरब को धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो पता नहीं कि किसकी कुर्बानी होगी। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और उस्मान बुज़दार कल पेश होंगे नैब के सामने। पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से बहुत सी परसेप्शन ज़ेरे गर्दिश है। उस्मान बुज़दार के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। अंदाज होते हैं, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे, मगर अब 2 साल हो चुके हैं, सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी है। ये तासुर हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरा होता जा रहा है कि उस्मान बुज़दार खुद से बात नहीं कर सकते, किसी के कहने पर चलते हैं, इंटरव्यू नहीं दे सकते, जो उन्हें कहा जाता है वही कह देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ। मीडिया से बात करते हुए उस्मान बुज़दार से जब नैब के हवाले से सवाल पूछा गया तो सुनिए वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ चौहान ने उन्हें क्या मशवरा दिया। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और आपकी भी सियासी जमात बहुत से भी आवाज़ आई कि नैब को पॉलिटिकल गिमिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि कौन आपके के सबसे बड़े सूबे, कौन आपके के सबसे बड़े सूबे, कौन आपके के सबसे बड़े।
दाएं बाएं से इनपुट आना एक अलग बात है, मगर बाकायदा तौर पर डिक्टेट किया जाना एक अलग बात है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए जब मीडिया से बात करते हुए उस्मान बुज़दार को उनके दाएं बाएं खड़े अफराद बताते रहे कि उन्हें क्या बोलना है। पहले होता था, समझ में आता था, मगर 2 साल बाद भी यही हो रहा है। अब आप पे भी करप्शन के केसेस भी हैं? कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए सबको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार करें। खान साहब ने जो वादे किए इंशाल्लाह सारे पूरे होंगे। सबसे बड़ा मसला कौन सा है सूबे के अंदर? क्या पंजाब वो एक मिसाल है, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। यानी फेडरल गवर्नमेंट के बारे में भी ये इंप्रेशन है कि उसे कोई और चला रहा है, और सूबाई हुकूमत के बारे में भी ये तासुर है कि उसे कोई और चला रहा है। तो लगता यूँ है कि जो कुछ खान साहब को वफाक में खुद करना पड़ता है, उसका गुस्सा वो पंजाब के वज़ीर आला पर उतारते हैं। या फिर खान साहब को ये समझा दिया गया है कि जिस तरह उनसे फेडरल गवर्नमेंट रन करवाई जा रही है, उसी तरीके पर अमल करके वो सूबाई हुकूमतें भी चला सकते हैं। अगर उस्मान बुज़दार अपनी ज़हनी सलाहियत और काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करते, मैं उस पर सवाल नहीं उठाता कि है या नहीं है, लेकिन अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करते और उन्हें जो कुछ कहा जाता है वो वही बोलते हैं, वही करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ महज दिखावे के वज़ीर आला है, डमी है। तो बदकिस्मती से ये तासुर मौजूद है। बाद लोग इसकी नफ़ी करते हैं और वो समझते हैं कि उस्मान बुज़दार बहुत समझदार है, उनको ज़रूरत नहीं कोई किसी और के साथ उलझने की। वो कहते हैं एक होता कमला, एक होता रमला। कमला जो होता है वो थोड़ा पागल होता है, और रमला वो सियाना पागल होता है, जो ईंटें लोगों को मारने के बजाय अपने घर की तरफ फेंकता रहता है। तो उस्मान बुज़दार इस हद तक तो सियाने हैं कि वो अपनी ज़बान और अकल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसी में उनकी नौकरी है। और जब उनके लीडर इस फार्मूले पर खुद अमल पैरा है, तो फिर उस्मान बुज़दार को क्या ज़रूरत है कि वो उखली में सर दे। वफाकी वज़ीर असद उमर बात कर रहे हैं, चीनी के बहरान के हवाले से उठने वाले सवालात का जवाब दे रहे हैं। देखते हैं क्या फरमाते हैं असद उमर। लेकिन ये जो अवाम चीनी की उसके नीचे दबे हुए हैं, ये आटे महंगाई के नीचे दबे हुए हैं असद भाई, उसका क्या होगा? मेरे पास आप लोगों के बेताशा क्लिप चलाने के लिए तो 2 साल हो गए। अब तो नवाज शरीफ पे, खाकान अब्बासी साहब पे, इन लोगों पे तो आप मुद्दा नहीं डाल सकते ना। अब बताइए कि बड़ी अच्छी बात है, आपने चीनी की रिपोर्ट पब्लिश की, आपका कारनामा है, लेकिन चीनी 100 रुपए 95 रुपए उस तरह बिक्री, अवाम को क्या फायदा हुआ? अच्छा, पहली बात तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि माजरत के साथ कि अब नवाज शरीफ और शायद खाकान अब्बासी ने चाहे पसंद आए उनको ये ना आए, तो वो जो करके गए हैं बशमूल सारे निजाम के, मैं भी इसके ऊपर तफसील से बात करता हूं, तो वो तो हम आपको याद दिलाते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक। ये भाईजान हो क्यों रहा है? क्या पहली दफा पाकिस्तान में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं? 2013-14 की कीमतें मैं आपको निकाल के इस प्रोग्राम के बाद जो है भिजवा सकता हूं। 100 रुपए से ऊपर चीनी की कीमत गई हुई थी। तो ये जो है स्ट्रक्चरल जो मसाइल हमारे पास छोड़ के गए, उससे इमरान खान मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा, पहली दफा पाकिस्तान के अंदर तहकीक हुई, ताकतवर तरीन लोग जिस इंडस्ट्री को चलाते थे उसकी शफाफ तहकीक हुई, उसके ऊपर अब एक्शन लेने जा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि असल में अवाम को फायदा तो अल्टीमेटली उस वक्त होगा जिसको चीनी की कीमत नीचे आएगी। इस पे मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। उसके ऊपर हमाद अजहर साहब की लीड के अंदर काम भी हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर कामयाबी भी होगी। देखिए, ये शऊर तो कौम को खान साहब ने दिया है कि पेट्रोल, गैस, बिजली, आटा, चीनी और अशिया खुर्दोनोश अगर महंगी हो रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हुक्मरान चोर है। आज चीनी 100 रुपये किलो से ज़्यादा बिक रही है, और नवाज शरीफ दौर में अगर चीनी 100 रुपये किलो से ज़ायद बिक रही थी और उस वक़्त नवाज शरीफ पर चोरी का इल्ज़ाम लग रहा था, तो आज फिर कौन चोर है? यानी महंगाई आसमान से बातें कर रही है, आवाम चीखें मार रही है और बाकी तमाशा देख रहे हैं। चीनी और गंदम का स्कैंडल इतना बड़ा स्कैंडल है जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। पिछले दौर में तो चीनी चंद रोज़ के लिए महंगी हुई थी, लेकिन मौजूदा दौर हुकूमत में तो चीनी और गंदम सिर्फ महंगी नहीं हो रही बल्कि चोरी हो रही है। यानी ग़ज़ाई अजनास में खुद कफील मुल्क को जहाँ पे गंदम एक्सेसिव होती है, फालतू होती है, अब उन्हें गंदम भी बाहर से मंगवाना पड़ रही है। तो गंदम चोरी करके कौन खा गया? किसी को कुछ मालूम नहीं। तो लगता यूँ हुक्मरान जमात ये चाहती है कि नवाज शरीफ दौर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, और महंगाई कम है तो उसे कम करके नहीं बल्कि ज़्यादा करके रिकॉर्ड तोड़ा जाए, और चीनी की कीमत अगर ज़्यादा है तो उसे कम करके नहीं, उसे और ज़्यादा करके रिकॉर्ड कायम किया जाए।
और आगे बढ़ते हैं और वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी हैं नदीम अफजल चंद गुफ्तगू कर रहे हैं एहतिसाब के मौजू के ऊपर। वॉच नदीम अफजल चंद। सख्ती किसकी आने वाली है, बुज़दार की या मरियम की? क्योंकि 2 दिनों में 2 पेशियां, किसकी सख्ती आने वाली? देखिए अभी सख्ती के मौसम है बहुत सारे, किसी की भी आ सकती है। आपकी भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। तैयारी है आपकी जमात की भी? नहीं देखिए जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, हमें तो इसमें कोई इतराज नहीं सर। ये वो स्टेटमेंट है जो बस क्यों ना ही दे क्यों अदल क्यों ना हो, ये ना ही दे नहीं अदल क्यों ना, आपकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश अल्लाह करे हो जाए, मेरी ख्वाहिश अल्लाह करे हो जाए। मैं तो कहता हूँ अदल हो, नासिर शाह साहब की ख्वाहिश भी होगी और डॉक्टर साहब की भी ख्वाहिश होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे? आप सारे अंदर होंगे तो हो जाए अंदर डॉक्टर साहब जी। नो प्रॉब्लम, हम अंदर हो गए, मुल्क ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। मुल्क ठीक हो जाएगा ना, निजाम ठीक होगा, अल्लाह करे। ये जुडिशरी ठीक हो जाएगी, ये ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाएगी, अल्लाह करे। ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? 2 साल में आप कोशिश करते हैं तो कुछ तो देखिए मैं एक स्टेट बैंक बताऊं, ये अकेली कोई पार्टी भी नहीं ये कोशिश कामयाब कर सकती। ये हिस्ट्री पढ़ के देख ले, 18वीं तरमीम के वक्त हमने जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं होने दी? 3 सूबों में हुकूमत है मेरे भाई की, 3 सूबों में। अब क्या करें, ऑस्ट्रेलिया भी आपको दे दें, अफ्रीका भी दे दें, क्या करेंगे कि पाकिस्तान ठीक होगा? यानी आप कह रहे हैं कि 3 सूबे और वफाक और हमसे ठीक नहीं होती, तो आपको क्या किस चीज कौन सा मुल्क आपको दें? कोशिश तो कर रहे हैं, उनसे बन नहीं सर, कोशिश तो कर रहे हैं बुज़दार साहब। सर देखिए हुक्मरान जमात को अगर ये लगता है कि वफाक और 3 सूबों में हुकूमत होने के बावजूद उनके पास इख्तियारात नहीं है, तो फिर उन्हें चाहिए कि बाकी सूबे भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लें, अमली तौर पर न सही नक्शे में ही शामिल कर लें। नक्शे में शामिल करने से अगर कश्मीर फतह हो सकता है तो फिर सिंध गिलगित और आज़ाद कश्मीर भी खान साहब की हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। हर पाकिस्तान की अवलीन ख्वाहिश ये है कि मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाए, करप्ट लोगों को सजाएं हों, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन सवाल ये कि क्या नैब का इदारा ये काम कर सकता है? तो इसका जवाब नफ़ी में है। तो मसला ये नहीं कि करप्ट लोगों को पकड़ा क्यों जा रहा है या पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, मसला ये है कि जो इदारा इस पर काम कर रहा है खुद उसकी शफाफियत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो नैब से करप्शन का खात्मा और अदल व इंसाफ की तवक्को इस वक्त ऐसे ही है जैसे किसी बांध से बच्चे की ख्वाहिश करना। जिस इदारे के बारे में सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही हो कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है, सियासी मुखालफिन का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, वो इदारा अवाम को अदल व इंसाफ फराहम कर सकेगा, ये कैसे मुमकिन है? और इस इदारे के ज़रिए जो लोग एहतिसाब के नारे की तकमील कर रहे हैं, खुद उनको पता है कि वो एहतिसाब नहीं कर रहे बल्कि कोई और ज़ाती ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ राय से इफ्तार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।